नमस्कार, मैं कल्पना। मेरा विषय समाजशास्त्र। उससे रिलेटेड मेरा जो टॉपिक है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति, उसके बारे में मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ग रहा है, तो भारत में जाति एवं वर्ण रहा है। जाति जो हम कभी अपनी जाति कभी भी हम बदल नहीं सकते हैं, ये एक आनुवंशिक होती है, ये एक बंद वर्ग होता है। जबकि पश्चिमी देशों में जाति जैसा कोई कंसेप्ट या अवधारणा नहीं है। मतलब वहाँ का जो सामाजिक स्तरीकरण का आधार है वर्ग, जो एक आर्थिक आधार पर होता है, जिसको आप कभी भी मतलब आप चेंज कर सकते हो। एक तरह से गरीब से आप अमीर बन सकते हो। आपकी एक मतलब अर्न करने की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है, और कभी भी आप अमीर से गरीब बन सकते हो। ये प्रोसेस वहाँ का जो ये कंसेप्ट है वो वर्ग है। जाति का जो अर्थ है वो ये है कि जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। जाति शब्द की उत्पत्ति का पता 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। इसके बाद फ्रांस के एबे डुबोय ने इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। प्रजाति का जो अर्थ लिया जाता है वो शारीरिक बनावट के रेफरेंस में इसका जो है वो अर्थ लिया जाता है। मजूमदार एवं मैदान ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका मतलब है कि हम जाति कभी बदल नहीं सकते हैं, कभी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। फूले ने कहा है कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस प्रकार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पेशा और सामाजिक सेवा संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। जाति डॉक्टर भुरे ने जाति की सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लेख किया है। उन्होंने पहली जो विशेषता बताई है वो है समाज का खंडात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया है। भूरिया कहते हैं कि खंड विभाजन से तात्पर्य है कि एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर अपनी ही जाति तक सीमित होती है। हर व्यक्ति अपनी ही जाति के नियमों को फॉलो करता है। भूरिया का ऐसा मानना है। जाति के संदर्भ में प्रत्येक जाति की एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उनसे जाति नियमों का पालन करवाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माना लगाया जाता है। सेकंड जो उन्होंने विशेषता बताई है वो है संस्तरण। समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं होती है। जाति उच्च और निम्न में विभाजित होती है, वरन ऊंच नीच का एक संस्तरण अथवा उतार चढ़ाव जाति में पाया जाता है। ऊंच नीच की व्यवस्था में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है जाति में, और शूद्रों का स्थान सबसे नीचा माना गया है। शुरुआत में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो उनमें से फिर हजारों जातियां निकली और उनमें सबसे ऊंचा स्थान ब्राह्मणों को मिला, जो पठन पाठन अध्यापन का काम करते आए हैं, और जो साफ सफाई का, मैला उठाने का काम जो शूद्रों का रहा, उनको सबसे निम्न स्थान मिला। तीसरा, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम हैं कि उसके सदस्य किस जाति के यहाँ कच्चा, पक्का, फलाहारी भोजन कर सकते हैं, किन के हाथ का बना भोजन कर सकते हैं और किन के यहाँ पानी पी सकते हैं। आज भी हम गाँव में देखेंगे, भारतीय गाँव में हम देखेंगे कि जब निम्न जाति का कोई व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के यहाँ आता है तो उसको नीचे फर्श पे अलग थलग बिठाया जाता है और उसका मतलब उसको स्पर्श नहीं किया जाता है। उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये व्यवस्था वर्तमान में भी भारतीय गांवों में देखने को मिलती है।
सामान्यतः ऊंची जातियों के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जाति स्वीकार कर लेती है, किंतु निम्न जातियों द्वारा बनाया गया भोजन जो है वो उच्च जातियां ग्रहण नहीं करती हैं। ऐसा हमारी जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताओं एवं विशेषाधिकार। जाति व्यवस्था में उच्च जातियों को कई सामाजिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं प्राप्त हैं, जबकि निम्न अछूत जातियों को उनसे वंचित किया गया है। खास तौर से हम दक्षिण भारत में देखें तो वहां पर अछूत जातियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। मालाबार में इजाबाह लोगों को जूते पहनने, छाता लगाने एवं गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं है। अछूतों को स्कूल, मंदिरों, तालाब, कुओं, सार्वजनिक स्थलों, बगीचों के उपयोग की मनाही है। तो इस प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, वो धार्मिक एवं धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से निम्न जातियों पर उच्च जातियों ने लगाए हुए हैं, ऐसा घुरिये का मानना है। पांचवा पॉइंट है पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव। प्राय प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। कई जातियों के नाम से ही उनके व्यवसाय का बोध होता है। प्रत्येक जाति ये चाहती है कि उसके सदस्य निर्धारित जातिगत व्यवसाय को ही अपनाएं, लेकिन वर्तमान में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। निम्न जाति के व्यक्ति भी अब उच्च पदों पर जैसे आईएएस और आईपीएस वगैरह मतलब पदों पर विराजमान हो रहे हैं अपनी योग्यता के बल पर। तो धीरे धीरे अब जाति का जो ये जाति की ये विशेषता है, इसमें ये थोड़ी कमजोर हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता ये है कि प्रत्येक जाति अपनी ही जाति अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से पूर्णतया बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये व्यवस्था वर्तमान में भी कह सकते हैं पूर्णतः बनी हुई है। हालांकि इसमें भी परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन ये अभी भी एक मजबूत पक्ष अपना अभी भी रखे हुए है। एक पॉइंट और है इसका, इसके इन सभी पॉइंट्स के अलावा, विशेषताओं के अलावा एक विशेषता ये भी है इसकी जन्मजात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत उसी में बना रहता है। शिक्षा, धर्म, व्यवसाय एवं गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। जाति हमेशा आनुवंशिक आधार पर होती है और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वही जाति व्यक्ति की बनी रहती है। ये जाति की कुछ विशेषताएं घुरिये ने बताई हैं जो जाति पर पूर्णतया लागू होती हैं। हमारे भारतीय समाज में जाति की ये विशेषताएं जो हैं ये चली अब आ रही हैं और इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी आया है, लेकिन फिर भी जाति अपना एक मजबूत पक्ष अभी भी बनाए हुए है। अब हम बात करते हैं जाति